आज है 15 मई 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज मैं बनाने वाला हूं कंपोस्ट। अगर आप घर में कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं या फिर उसमें बदबू पैदा हो जाए या फिर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो, अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हो या फिर सॉलिड कंपोस्ट बनाना चाहते हो, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, अगर आप सिर्फ हाउस प्लांट्स ही लगाते हैं, तो फिर कंपोस्ट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही मिट्टी के अंदर पौधों को लगा सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल प्लांट्स को ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैंने एक ड्रम लिया है प्लास्टिक का। ये 180 लीटर वाला है। वैसे मैंने 200 लीटर वाला ड्रम लेना था, लेकिन वो मिला नहीं मुझे, तो ये 180 वाला मिला, तो यही मेरे लिए काफ़ी रहेगा। इसके नीचे मैंने एक बाल भी लगवा लिया है। ये देख सकते हैं, ये बहुत कारआमद हो सकता है जब हम इस कंपोस्ट का लिक्विड इस्तेमाल करेंगे। तो ये मटेरियल मैंने खुद इसको फिट किया है। ये मुझे मिला 900 रुपये का सामान, और ये ड्रम मुझे मिला 2700 रुपये का। मुख्तलिफ़ जगह से मुख्तलिफ़ रेट होते हैं। जहाँ से आपको सस्ता मिलता हो आप ले सकते हैं। मैंने शाह आलम मार्केट लाहौर से लिया, तो 2700 रुपये का 180 लीटर वाला ये ड्रम मुझे मिला। इसका ढक्कन भी है, इसका ऊपर से इसको सील करने के लिए भी सामान है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने कल अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर केमिकल आता है, तो उसका सारा असर धोने के बाद में मैंने धूप में रख दिया था। तो 24 घंटे ये धूप में पड़ा रहा। अब ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और अंदर से काफ़ी गर्म भी है। तो अब इसके अंदर हम कंपोस्ट बनाएंगे अपनी सब्जियों के लिए, और इसके अंदर आपको टेंशन नहीं रहेगी कीड़े पैदा हो गए, बदबू आ रही है, या लिक्विड कंपोस्ट कैसे बनाएं या सॉलिड कंपोस्ट कैसे बनाएं, कितना मटेरियल एक टाइम में डालना है। अब सब परेशानियों को भूल जाइए। एक ही कंपोस्ट बीन, मतलब ये वाली कंपोस्ट की फैक्ट्री बन जाएगी आपके घर के लिए, आपके पौधों के लिए। तो इसके अलावा किसी और चीज़ की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। वो बताता हूँ किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, किन एलिमेंट्स की कमी होती है पौधों में इस कंपोस्ट या फिर लिक्विड के अलावा भी। तो इस ड्रम के नीचे मैंने ईंटें बिछा दी हैं और उसके ऊपर ड्रम को रखा है, ताकि ये टूटी के नीचे कोई चीज़ बर्तन आसानी से रख सकूँ और इसका लिक्विड मैं यहाँ से लेकर पौधों में डाल सकूँ। अब इसकी जो टैब है, यहाँ पर ये जो सुराख आप देख रहे हैं, इसके करीब में मुझे ईंट लगानी पड़ेगी, ताकि मटेरियल जो सब्जियों का हम डालेंगे, टहनियाँ डालेंगे, जो भी पत्ते होंगे वो डालेंगे, वो फंस ना जाए। इसीलिए मैंने बाल लगवाया है, मैंने टूटी नहीं लगवाई। ये पोर्शन भी अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ इस पाइप के अंदर फंसती है, तो इस पोर्शन को मैं, इसको एल्बो कहते हैं या कुछ और, इसको मैं खोल लूँगा, और ये बाल खोलने के बाद में किसी तिनके की मदद से इसके अंदर जो ब्लॉकेज होगी वो आराम से मैं खोल सकूँगा। टूटी के अंदर हम कोई भी चीज़ अंदर तक ले जा नहीं सकते। ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इसलिए इसके अंदर ब्लॉकेज का ख़तरा अगर हुआ भी तो खोलने में आसानी होगी। अब इस सुराख के आगे भी मैं ईंटें जोड़ दूँगा। ईंटें रखने के बाद इसके ऊपर मैंने एक टाइल भी रख दी है, ताकि एक ईंट मैंने नीचे रखी है और एक टाइल ऊपर रखी है। अब टाइल को मैं कुछ इस तरह आगे कर दूँगा, ताकि ये जो सुराख है उसके करीब चला जाए, उसको कवर कर ले। ये काफ़ी गहरा ड्रम है, हाथ से इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, इतना काफ़ी है। अब इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो मटेरियल जल्दी इस सुराख के अंदर फंसेगा नहीं, और ईंटें रखने की वजह से ये प्लास्टिक का ड्रम काफ़ी हैवी वेट बन जाएगा। तेज़ हवा चलने की वजह से ये एक साइड पर गिरेगा नहीं, ना ही झुकेगा। तो अब इसके अंदर हम मटेरियल ऐड करेंगे, सब्जियों का वेस्ट ऐड करेंगे। उस सब्जियों के वेस्ट में जनाब बहुत सारा हमारा किचन का ही वेस्ट है, जिसमें मेथी के डंडे, जो मेथी का वेस्ट निकलता है, आलू का है, प्याज है इसके अंदर, लहसुन है इसके अंदर, और इसके अलावा लौकी है, लौकी के छिलके हैं इसके अंदर। इसके अलावा लौकी के जो बीज निकलते हैं वो भी हैं, करेले के बीज निकलते हैं, करेले के छिलके हैं वो भी हैं इसी के अंदर, और प्याज और लहसुन वगैरह इसी के अंदर है। ये सारा मटेरियल हम डाल देंगे कंपोस्ट बीन के अंदर। अक्सर मैं कहता हूँ कि एक बार में ही सारा कुछ डाल दीजिए, और उसके बाद आपने मटेरियल उस ड्रम के अंदर नहीं डालना, बल्कि नई जगह पर आपने रखना है। लेकिन अब ये ड्रम बहुत बड़ा है, इसलिए हमें ये परेशानी नहीं होगी कि कितना मटेरियल हमने डालना है। अब जितना आपका वेस्ट निकलता है रोज़ाना, डेली बेस पर आप इसके अंदर डाल दिया करें। देखिए, बस ये जहन में रखिए, जितना बारीक मटेरियल आप डालेंगे, डिकम्पोजिशन उतनी ही फास्ट होगी, और जितना मोटा मटेरियल और लकड़ी टाइप मटेरियल आप डालेंगे, जैसा कि ये आप मेथी के डंडे देख रहे हैं, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होंगे। इसलिए इसको बहुत बारीक बारीक चॉप करके आपने डालना है, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ,
क्योंकि इनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होगा। इसमें से जो रस होगा वो निकल आएगा और वो ह्यूमस वाला रस हम मिट्टी में ऐड करेंगे। बस फ़िलहाल के लिए यही वेस्ट है। अब इसको मैं एयर टाइट कर दूंगा। एयर टाइट का मतलब मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल सांस नहीं रोकना। लेकिन उससे पहले मैं ये बैक्टीरिया फर्टिलाइज़र भी डालना चाहता हूँ, लेकिन घबराइए मत, आपके पास नहीं है तो ना डालिए। कुदरती तौर पर भी बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, फंगस पैदा हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस दोनों हैं, इसलिए डिकम्पोजिशन थोड़ी फास्ट हो सकती है। अब इस मटेरियल के ऊपर ही मैं ये डाल दूँगा। अगर आप गुड़ वाला पानी डालना चाहें वो भी डाल सकेंगे। गुड़ वाला पानी डालने की वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया हमने इसके अंदर डाला है उसको फौरी तौर पर शुगर मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, तो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने में आसानी होगी। चलिए अब हमने इसको बंद करना है। ये इसका ढक्कन है, प्लास्टिक का ही ढक्कन है, लेकिन इसको हमने सील कर देना है। और करीब से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक सुराख किया है जो कि बिल्कुल सुई के बराबर सुराख है। इसके अंदर सिर्फ सुई ही गुजर सकती है, इससे बड़ी चीज़ नहीं गुजर सकती। मैंने सुई को गर्म किया और इसके अंदर सुराख कर दिया। अब इसको मैं बंद कर दूँगा और ऊपर से साइडों से एयर टाइट कर दूँगा। वो इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हमारी इस कंपोस्ट बिन के अंदर मक्खियाँ जा सकें या दूसरे इंसेक्ट जाकर अंडे दें और उनमें से सुंडियाँ निकलें, उनकी वजह से मटेरियल के अंदर कीड़े पड़ जाएं और बदबू आने लगे। हमने वो नहीं करना, इसलिए हम इसको टाइट कर देंगे। लीजिए, मैंने इसको साइडों से बिल्कुल एयर टाइट कर दिया है। कोई कीड़ा इसके अंदर जा नहीं पाएगा और जो सुराख है छोटा सा, इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन जा पाएगी या फिर अंदर वाली जो गैसेस बनेंगी वो रिलीज़ होने के लिए इस सुराख का ही इस्तेमाल करेंगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें कौन कौन सा मटेरियल आप डाल सकते हैं वो भी बताता हूं। लेकिन यहाँ पर धूप बहुत है, हमारे दूसरे टेरेस पर चलते हैं, वहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी दिखाता हूँ और साथ में बताता भी हूँ। अगर आपको इससे बड़ा ड्रम मिल जाता है वो और भी अच्छा हो जाएगा। अब एक बार में ही सारा मटेरियल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़ाना डेली बेस पर जितना भी आपका मटेरियल निकलता है, किचन वेस्ट निकलता है, वो सारे का सारा आपने रोज़ाना फेंकते रहना है बीच में। और ऊपर से ढक्कन को बंद कर देना है, ढक्कन को खुला नहीं रखना। अगर ढक्कन को खुला रखेंगे तो मैंने पहले जैसे बताया कि उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सुंडियाँ पड़ जाएंगी, बदबू आने लगेगी, इसलिए इसको ढक्कन को हमेशा बंद रखना है। बस सुई जितना आपने सुराख उसके अंदर ज़रूर करना है ताकि कीड़े या मक्खियाँ उसके अंदर ना जा पाएँ। अब इसके अंदर मटेरियल आपने कौन कौन सा ऐड करना है जनाब, आपकी मर्ज़ी है। जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं किसी भी टाइप की हों, भले वो टमाटर के छिलके हों, भले वो बैंगन के छिलके हों, भले वो प्याज के छिलके हों या लहसुन के छिलके हों, हर वेजिटेबल के छिलके, फ्रूट के छिलके, गला हुआ फ्रूट, लेकिन ऐसा फ्रूट नहीं जिसके अंदर कीड़े पड़ गए हों। अगर कीड़े पड़ गए हों, सुंडियाँ हो, उस फ्रूट को आपने उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। अगर करेंगे तो कीड़े और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ने लग जाएंगे। अगर बढ़ने लग जाएंगे तो फिर बदबू भी आने लगेगी। बस यही आपने ख्याल रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसके अंदर आपने कौन सा मटेरियल नहीं डालना वो है गोश्त या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, मछली, गोश्त, खून, इस तरह की कोई भी चीज़ आपने उसके अंदर नहीं डालनी। अगर डालेंगे तो बदबू पैदा होने लगेगी। वैसे ये सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, आने वाले टाइम में ये सब कुछ खाद के रूप में बदल जाता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका और जल्दी डिकम्पोज होने वाला तरीका ही बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप मटेरियल ऐड करते रहेंगे, नीचे वाला मटेरियल पड़ा पड़ा डिकम्पोज होता रहेगा। ब्रेक डाउन होने के बाद में उसके अंदर जितना अर्क होगा, पानी होगा, वो निकलना शुरू हो जाएगा। और जब पानी निकलेगा वो होगा ह्यूमस, वो नाइट्रोजन रिच होगा, वो कार्बन रिच होगा। और ढक्कन को जो हमने बंद किया है वो इस पर्पज़ के लिए किया है कि हमारी नाइट्रोजन हवा में ना उड़ जाए और हमारा कार्बन हवा में ना उड़ जाए, बल्कि वो जो मटेरियल है उसके नीचे ही स्टोर रहे। उसके ऊपर टॉपिंग हो जाएगी जो मटेरियल आपने डाला है। मतलब वेस्ट के नीचे वाली साइड पर जितना भी पानी बनेगा या फिर जितनी नाइट्रोजन गैस बनेगी या फिर कार्बन बनेगा, वो सारा उस मटेरियल के नीचे स्टोर रहेगा। और जब पानी भर जाएगा, हर हफ्ते या 3 दिन के बाद जब हमें खाद देने की ज़रूरत हुई, हम नीचे से टूटी को खोलेंगे और जितना भी पानी लेना हुआ वो लेंगे। 10 लीटर पानी के अंदर आधा कप ये वाला लिक्विड जो काले काले रंग का निकलेगा, आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो आप डाल दिया करें हर 3 से 4 दिन के बाद। ये तो डिपेंड करता है कि आपने कौन से पौधे लगाए हैं। अगर तो ग्रोइंग सीज़न है, उनका फल लगने वाले पौधे हैं, उनको फल लग रहा है या उनका सीज़न है, तो हर 3 से 4 दिन के बाद ये वाला पानी ज़रूर ऐड करेंगे सादे पानी के अंदर मिक्स करने के बाद। उसी का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और जो सॉलिड कंपोस्ट ऊपर वाली साइड पर बनेगी, जो बैक्टीरिया रिच होगी, जो न्यूट्रिशन रिच होगी, सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे,
वो भी हम हर 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी हम उसका पाउडर निकालेंगे और मिट्टी के सरफेस के ऊपर फैला देंगे और हल्की सी गोडी करेंगे और उसके बाद पानी दे देंगे। इस तरह हमारी मिट्टी को दोनों खादें मिलेंगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिल जाया करेगा और जो सॉलिड कंपोस्ट है वो भी उसको मिल जाया करेगी। और बैक्टीरिया जो मैंने ऐड किया है हमारे दराज स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है या फिर आप लेना नहीं चाहते तो बिना किसी चीज़ के भी आप इसी तरह अमल कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस दुनिया के हर कोने में मौजूद है। जो हम फ्रूट खाते हैं इसके अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, हमारे पेट के अंदर, हमारे गट सिस्टम के अंदर, हमारे मैदे के अंदर, हर जगह बैक्टीरिया और फंगस मौजूद है। वही तो चीज़ों को खाने में और हज़म करने में, पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो हर फल के अंदर कुदरती तौर पर पहले से ही कुदरत ने इन जिंदा ऑर्गेनिज़म को सेफ़ रखा है। जब उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो खाना शुरू कर देंगे, मतलब खुद को डिवाइड करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। और बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, हर 4 से 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद आपने उस मटेरियल को थोड़ा सा उलट पलट कर देना है। डंडे की मदद से थोड़ा मटेरियल को हिला दिया करें। उससे ये होगा जो ऊपर वाला अभी तक मटेरियल गला नहीं है वो नीचे हो जाएगा, नीचे वाला गला हुआ मटेरियल ऊपर हो जाएगा। इस तरह डिकम्पोजिशन थोड़ी जल्दी हो जाती है। और बैक्टीरिया की वजह से उनके अंदर जो अर्क है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फ़र, बोरान, मैग्नीज़, मैग्नीशियम, जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं, जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स हैं, सब का असर सब्जियों के छिलकों के अंदर या फलों के छिलकों के अंदर तो मौजूद होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्जियों के अंदर बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, जैसा कि कैल्शियम पौधा खुद बना नहीं सकता, सल्फ़र पौधा खुद बना नहीं सकता। जिस तरह हमारी बॉडी कैल्शियम बना नहीं सकती, विटामिन डी बना नहीं सकती, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा खाना पड़ता है जिस चीज़ के अंदर कैल्शियम होगा वही हमारी बॉडी उसको ले पाएगी। हम दूध पी सकते हैं, कैल्शियम मिलता है, हम दही खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, कच्ची लस्सी पी सकते हैं, चाटे की लस्सी पी सकते हैं, इस तरह सब्जियां भी खा सकते हैं। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी होती है। विटामिन डी हमारी बॉडी बना नहीं सकती, वो हमें धूप से मिलता है, या फिर हमें कुछ खाना ऐसा खाना पड़ता है जिसके अंदर विटामिन डी हो ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हो सकें। तो यही हिसाब पौधों का भी है। पौधों को कुछ चीज़ें खुद ब खुद बनानी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं खाद के रूप में। तो जितना भी हमने वेस्ट डाला है इसके अंदर कैल्शियम तो होगा, लेकिन इतना कैल्शियम नहीं हो सकता कि पौधे की ज़रूरत पूरी हो सके। जब पौधा फल पर आया होता है, टमाटर के पौधे जब फल पर आए होते हैं या कोई सा भी फल हो, जब वो डिवेलप हो रहा होता है पौधे के ऊपर, तो उस वक्त उसको कैल्शियम की कमी हो जाए तो फिर फ्रूट का साइज़ और उसकी शेप सही नहीं रहती, फल गलना शुरू हो जाता है, उसका छिलका नाजुक पड़ जाता है। तो कैल्शियम के लिए आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया भी था। भुजा हुआ चूना 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच एक गमले के अंदर डाल दिया करें हर महीने में एक बार, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये एल्कालाइन होता है। एल्कालाइन ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी के अंदर अगर खाद होगी भी तो पौधा उस खाद को इनटेक नहीं कर पाता, इसलिए हमने कम इस्तेमाल करना है, लेकिन करना ज़रूर है। लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक उसी वेस्ट के अर्क से ही निकल आएंगी, जैसा कि सल्फ़र भी निकल आएगा। और हाँ, ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि लहसुन के छिलके इस्तेमाल क्यों करें और प्याज के छिलके इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होते हैं। लेकिन याद रखिए, हमने खाद बनानी है, हमने बैक्टीरिया को कलेक्ट नहीं करना, ना ही उसके मदर कल्चर को हमने बनाना है। आपको मालूम है प्याज और लहसुन के छिलकों के अंदर कड़वापन और तीखी खुशबू और तीखा टेस्ट क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर सल्फ़र का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो सल्फ़र पौधे की ज़रूरत है, तो इन छिलकों के अंदर भी सल्फ़र होगा। अर्क हमने निकालना है जो भी उस वेस्ट के अंदर मौजूद है। एंटी फंगल हुआ तो होने दें, हमें क्या, हम तो उन पत्तों के अंदर, उस वेस्ट के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स की पावर है उसको सबको निचोड़ लेना है और उस निचोड़ को हमने मिट्टी में डाल देना है ताकि पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में फर्टिलाइज़र का काम करे, पौधे वहीं से खाद लेना शुरू कर दें। तो छिलके कोई से भी हों आपने डालने हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर अंग्रेज़ लोग कहते हैं कि छिलके मत डालिए, जैसा कि टमाटर के छिलके मत डालिए और टमाटर के पौधे के जो पत्ते हैं वो भी मत डालिए, ये जहरीले होते हैं। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि जो पत्तों के अंदर एलिमेंट्स हैं, धूप में ये पत्ता ग्रोथ कर रहा है, धूप की वजह से विटामिन डी भी इसके अंदर मौजूद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हर किस्म का एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद है। हमने इसका अर्क निकाल लिया, वो कंपोस्ट के रूप में बदल गया और वही कंपोस्ट हम मिट्टी में दोबारा लौटा देंगे और उसी मिट्टी में से पौधे दोबारा से उस एलिमेंट्स को ले लेंगे। इस तरह एक कुदरती साइकिल बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है। हमने पौधों से बहुत कुछ लिया और दोबारा से लौटा भी दिया, और लौटाया वो जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार था। कुदरत हम पर कितनी मेहरबान है।
अच्छा अच्छा खाना हम खाते हैं, बेकार के छिलके जो फेंक देते हैं वही मिट्टी के लिए काफ़ी खाद का काम करते हैं। तो आपका अगर कोई सवाल इसके बारे में रह गया हो, इस ड्रम के बारे में रह गया हो, मतलब इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, जो मेरे माइंड में इस वक्त था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ लीजिए ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक कंपोस्ट की छोटी सी फैक्ट्री बन चुकी है। आपको बाज़ार से कोई और खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी मिट्टी में, आपके पौधे में ऑलरेडी पहले से ही किसी खाद की, किसी एलिमेंट की कमी हुई तो फिर कुछ टाइम लगेगा आपकी मिट्टी फर्टाइल होते होते। जैसे जैसे आप वो जो ड्रम में हमने कंपोस्ट या उसका लिक्विड बनाना है वो पौधों में, मिट्टी में डालते रहेंगे, मिट्टी आपकी फर्टाइल से फर्टाइल होती रहेगी, अच्छे से अच्छी बनती रहेगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी जिस जगह पर ज़्यादा होगी वहाँ पर सब्जियाँ और दूसरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और हाँ, ये भी बता दूँ, छिलकों के अलावा आप, अगर आपके पास ये लिक्विड नहीं है जो मैंने अभी ऐड किया है बैक्टीरिया कल्चर, तो फिर आप अपने किसी पार्क में चले जाइए, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले आइए। जैसा कि अब मेरे गार्डन के हर गमले की मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खाद, बैक्टीरिया कल्चर से बनी हुई खाद का अक्सर इस्तेमाल करता हूं और हर 3 से 4 दिन के बाद इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और अगर आपके गमलों के अंदर ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर आपने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, तो 1 से 2 मुट्ठी ये वाली मिट्टी लीजिए और उस ड्रम के अंदर फैला दीजिए। फिर किसी डंडे की मदद से उस वेस्ट को मिक्स कर दीजिए उस मिट्टी के साथ। तो मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, फंगस है, वो भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। गुड़ वाला पानी मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो माइक्रोब्स की खुराक है, भले वो फंगस हो, भले वो बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया और फंगस को मल्टीप्लाई होने के लिए, अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, और वो खाना शुगर है। भले वो आप चीनी के रूप में दें, भले आप गुड़ के पानी के रूप में दें, क्योंकि वो फुली डिज़ोल्वेबल होता है, पानी के अंदर फौरी हल हो जाता है। तो वही चीज़ पौधे की जड़ और माइक्रोब्स ले पाएंगे जो पानी के अंदर फौरी हल हो जाती है। क्योंकि माइक्रोब्स का साइज़ नैनोमीटर्स में होता है, इसीलिए तो हमें आंख से देखने पर वो नज़र नहीं आते जब तक हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल ना कर लें। तो फौरी तौर पर जो बैक्टीरिया को खाना मिलेगा वो वही रस होगा जो गुड़ का रस है। और कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर जो मटेरियल हमने डाला है वो भी ब्रेक डाउन होने लगेगा, नैनो पार्टिकल्स में बदलने लगेगा। तो उसके बाद बैक्टीरिया और फंगस का खाना वही वेस्ट बन जाएगा जो हमने डाला है। और हर रोज़ डाल रहे हैं, नीचे वाला गलता रहेगा, ऊपर वाला आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होता रहेगा। तो कितनी अच्छी खाद बन जाएगी। आप अपने गार्डन के पत्ते भी डाल सकते हैं, सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं, हरे पत्ते भी डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसा मटेरियल ही हमने डालना है जो कि जल्दी ब्रेक डाउन हो जाए। ऐसा नहीं है कि मोटी मोटी टहनियाँ, सूखी सूखी टहनियाँ आपने डाल दी और वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा बारीक पत्ते आप डालेंगे तो वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बारीक टहनियाँ डालेंगे जो नाजुक होंगी, ग्रीन होंगी, वो जल्दी ही ब्रेक डाउन होने लगती हैं। मोटा मटेरियल ब्रेक डाउन होने में महीनों ले जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास इतना बड़ा ड्रम है, ऊपर वाला मटेरियल अगर ब्रेक डाउन नहीं भी हुआ, लेकिन जो नीचे पड़ा हुआ है, जिसका सांस रुक गया है, वो तो जल्दी ब्रेक डाउन होने लगेगा और उसका रस निकलने लगेगा। क्योंकि इस पत्ते के अंदर 70% पानी मौजूद है और सिर्फ 30% इसका रेजिड्यू मौजूद है। मतलब वेस्ट जो सूख जाता है, जैसा कि ये सूखा हुआ है, कार्बन है, ये सिर्फ 30% है। और इसके अंदर जब ये पत्ता ज़िंदा था, इसके अंदर 70% मॉइस्चर मौजूद था। इसी तरह इंसान की बॉडी के अंदर, जानवर की बॉडी के अंदर और पौधों की बॉडी के अंदर, बल्कि अगर इस दुनिया को देखेंगे तो दुनिया में 70% पानी है और सिर्फ 30% खुश्क एरिया है। वो क्यों है? क्योंकि इस ज़मीन के ऊपर और इस ज़मीन के नीचे जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, हर चीज़ के अंदर 30% खुश्की है और 70% पानी मौजूद है। तो जो मटेरियल हमने डाला है उसके अंदर 70% पानी है। तो वो पानी कहाँ जाएगा? ड्रम के नीचे ही तो जमा होगा और सूखी सूखी चीज़ ऊपर रह जाएगी, जो आने वाले टाइम में काले रंग में, ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन कलर में बदलने लगेगी। वो ऊपर वाली खाद होगी और पानी नीचे वाली खाद होगी। और जब ऊपर वाली खाद बन जाए, वो तकरीबन 3 से 4 महीने तो लेती है, और उसको भी हम निकाल कर मुट्ठी में भरेंगे और गमले के सरफेस के ऊपर डाल देंगे और गोडी करेंगे, पानी दे दिया करेंगे। ऊपर से भी खाद मिल गई और पानी वाली खाद भी मिल गई। कितना फ़ायदा हो गया। अब मैं चलता हूँ, अगर आपका कोई सवाल इस बारे में रह गया हो जो मेरे माइंड में अभी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, ये भी बता दूँ, गर्मी के दिनों में ब्रेक डाउन जल्दी होता है मटीरियल और सर्दी के दिनों में काफ़ी लेट होता है। गर्मी के दिनों में माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी के दिनों में वो काफ़ी स्लो होते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स का आइडियल जो टेम्परेचर है काम करने का, वो 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहकर वो तेज़ी के साथ काम करते हैं।
और सर्दी के दिन में टेम्परेचर आपको मालूम है कभी कभी तो माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो ऐसे में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोरमेंट हो जाते हैं, बहुत सुस्त हो जाते हैं, सो जाते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।